सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम क्लास 10 साइंस का 10th चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपके एग्जाम्पलर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे की वीडियोस में और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी इनमें से कौन है जो कि लाइट रे को पैरेलल बीम में चेंज कर देता है जब वो एक पॉइंट सोर्स से निकल रही होती है, यानी पॉइंट सोर्स से निकल के उस चीज़ पे इंसिडेंट करती है, उस चीज़ तक पहुंचती है, तो फिर वो पैरेलल हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है, हर डायरेक्शन में निकलेगी, तो यहाँ पर बीच में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ ये पहुँचती है तो ये फिर पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये काम करने वाला आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ अगर पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी तो उसको ये पैरेलल कर देगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा मिरर भी होता है। कौन सा मिरर है? तो वो आपका कॉनकेव मिरर है। जैसे मैं बनाऊँ, ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर हमारा पॉइंट सोर्स है, लाइट ऐसे टकराएगी और ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर इधर जाएगी, टकराने के बाद ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ये दोनों ये काम करते हैं। तो देखो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑलपिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी आपका ऑलपिन है और इसे वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ऐसे हमारा ये कॉनकेव मिरर है, इसी के सामने रखा गया है और 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज बन रही है इस ऑलपिन की, इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या पता है? एक तो ये पता है कि कॉनकेव मिरर है, फिर ऑलपिन की लेंथ पता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमको पता है, और इमेज कितनी बड़ी बननी है? 5 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी इमेज की हाइट भी हमको पता है, और इमेज कहाँ बननी है, कितनी दूरी पे, वो भी दिया हमको 30 सेंटीमीटर मिरर के सामने। यानी हमें एच दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। मिरर के सामने इमेज बन रही है, यानी रियल बनेगी, और रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड आता है, यानी उल्टी बनेगी। तो उल्टी पोजीशन में इमेज बनेगी, तो नीचे साइड हम डायरेक्शन क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। इसका मतलब एच डैश यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? -5 मिलीमीटर, ये हमको पता है। और इमेज मिरर के सामने बननी है, यानी इधर बननी है, और लेफ्ट साइड हम सारी डायरेक्शन निगेटिव मानते हैं, यानी वी भी क्या होगा आपका? -30 सेंटीमीटर। हमको फोकल लेंथ बतानी है, तो फोकल लेंथ के लिए आपको वी भी पता होना चाहिए, यू भी पता होना चाहिए। अब यू तो हमको दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एम इज इक्वल टू क्या होता है? एच डैश बाई एच होता है। ठीक है, एच डैश हमारा -5 और ये अपॉन 10, ये हमारा -1/2। मैग्नीफिकेशन हमको पता चल गया। अब मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v/u। तो मैग्नीफिकेशन हमारा -1/2 आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको u निकालना है, यानी ये क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। इस हिसाब से 2 और v की वैल्यू हमको क्या दी है? -30, तो -30 हम लगा देंगे तो हमारा ये -60 आ जाएगा। ठीक है, u की वैल्यू भी हमको पता चल गई। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 1/f = 1/v + 1/u होता है, और 1/v क्या है हमारा? -1/30, और प्लस होगा, लेकिन हमारा u की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, -1/60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया, 3 2s यानी -2 और माइनस ये 1, -3/60 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा -1/20 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20 सेंटीमीटर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी हमारा कॉनकेव मिरर है, किस केस में इमेज जो है वो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से? तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पोजीशन की बात की जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कॉनकेव मिरर के सामने कि इमेज हमारी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बने। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर हमारा फोकस होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये हमारा पोल होगा। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर बनती है। जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से आगे हर पोजीशन पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो,
चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख लो, फोकस पे रख लो, फोकस और पोल के बीच में रख लो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज हमेशा बड़ी बनेगी। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब चलिए ऑप्शन से हम चेक करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भाई देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे मैंने बताया कि आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज का साइज बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है इमेज लार्जर, इमेज बड़ी बननी चाहिए, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, तो ये आपकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, ये हमारी एफ होती है। तो कह रहा है अगर इसकी वैल्यू एफ से कम है, फोकल लेंथ से कम है, ठीक है, तो ये कहाँ होगा, यानी फोकस और पोल के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ मान लो हमने रख दिया, तो इस केस में भी क्या होगा, इमेज बड़ी बनेगी। तो हमसे इमेज बड़ी पूछा है, तो ये तो सही होगा। आगे ऑप्शन हम चेक करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ पर रखा है, तो यहाँ के केस में भी इमेज बड़ी बनेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि बी वाला ऑप्शन सही होगा या सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो अब हम ध्यान से बी और सी ऑप्शन को चेक करेंगे। अब बी वाले को चेक करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ किया गया है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ पोजीशन नहीं है बल्कि वैल्यू है। मान लो फोकल लेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ है उससे कम डिस्टेंस पे रखा है। मान लो ऑब्जेक्ट जो रखा है मिरर से उसकी दूरी 10 mm है, तो ज़रूरी नहीं है 10 mm मिरर के सामने ही रखा हो, इधर भी रखा हो सकता है, मिरर के पीछे भी रख सकता है। ठीक है, 10 mm होना चाहिए, फोकल लेंथ से तो कम है ना, मिरर से 10 मिलीमीटर की दूरी पे है, और फोकल लेंथ जो हमारी वैल्यू है 20 mm उससे कम है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पोजीशन नहीं बताया, हमसे नहीं कहा कि फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, हमसे ये कह रहा है कि फोकल लेंथ से कम उसकी दूरी है। अब वो दूरी किधर है, मिरर के आगे सामने रखा है कि मिरर के पीछे रखा है। अगर पीछे रखा है तो मिरर के पीछे तो इमेज बनेगी नहीं, अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने तो मिरर के पीछे। लेकिन सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ हमको एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस इसी के बीच में रखा है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है, उसके अंदर एक रे ऑफ लाइट है जो कि ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ठीक है, ये मीडियम ए है हमारा, ये मीडियम बी है, यानी ए से निकल के ये ऐसे ट्रेवल कर रही है ए टू बी। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम बी का रिलेटिव टू मीडियम ए। तो कहाँ से चल रही है, मीडियम ए से, यानी ये पहला मीडियम हमारा होगा, और उसके बाद जा कहाँ रही है, मीडियम बी में, यानी दूसरा मीडियम ये होगा। आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा तो वहाँ ये देखा होगा कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है, यानी यहाँ आप रिलेशन देख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट के बराबर होगा। इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, किस एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, ये जो हमारी नॉर्मल है इससे क्या एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री अपॉन नॉर्मल से ये क्या बना रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 45 डिग्री, यानी साइन 45 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, ये ऊपर जाएगा यानी √3/2 और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा तो बचेगा √2, यानी √3/√2। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 5th क्वेश्चन है, एक लाइट रे है जो कि इंटर कर रही है मीडियम ए से मीडियम बी में, जैसा कि आपको फिगर में शो किया हुआ है। ये मीडियम ए है, यहाँ से जा रही है आपके मीडियम बी के अंदर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम बी का होगा रिलेटिव टू ए विल बी क्या होगा। देखो अभी हमने बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये जो नॉर्मल है इससे जो रे बना रही है ये वाला एंगल, यानी ये हमारा आई होगा और ये वाला हमारा क्या होगा, आर होगा। तो देख सकते हो आई की जो वैल्यू है वो आर से ज़्यादा है। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता चल गया। अब देखो साइन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 होती है। यानी जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ा रहे हैं 0 to 90 जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर डिग्री जितना छोटा होगा वैल्यू भी उतनी छोटी होगी, और डिग्री जितना बड़ी होगी वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। यानी ये जो आई है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी साइन आई की वैल्यू भी इस केस में क्या होगी, बड़ी होगी। और देखो आर की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब साइन आर की वैल्यू भी क्या होगी, छोटी होगी।
यानी कहने का मतलब ये है कि साइन आई की जो वैल्यू है वो साइन आर से बड़ी होगी। तो मान लेते हैं साइन आई की वैल्यू अगर 4 है तो साइन आर की इससे कम ही होगी, 3 हो सकती है या 2 हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हम रेशियो निकालेंगे तो 4/2 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यानी हर हाल में ये 1 से तो बड़ी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर से कम होगी, 4 से कम ही होगी, चाहे 3.99 क्यों ना हो, तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो क्या है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, ग्रेटर देन यूनिटी, यानी 1 से इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक बीम है लाइट की जो कि इंसिडेंट कर रही है थ्रू द होल्स ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर एक होल है ए और यहाँ बी है, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है जैसा कि आप देख सकते हो, और वो बाहर निकल रही है बॉक्स से थ्रू सी एंड डी, यानी ए से गई तो यहाँ सी से निकली बाहर, और बी से इंटर की तो यहाँ डी से निकली। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो आप देख सकते हो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी के पैरेलल शिफ्टिंग हो गई है। तो ये कब होता है, जब आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपने यूज़ किया हो, उस केस में ही ऐसा होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है वो रखा कैसे होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, ये आपका ग्लास स्लैब है, अगर इसके बिल्कुल नॉर्मल लाइट इंटर करेगी बिल्कुल सीधा, तब तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बस स्पीड चेंज होगी और ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगी लाइट रे। जब कुछ एंगल बनाती है तभी डायरेक्शन चेंज होता है, यानी लेट सपोज ऐसे जा रही थी और ये हमारा नॉर्मल था, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। फिर जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लैटरल शिफ्टिंग हो जाएगी इस केस में। इसका मतलब बॉक्स आपका क्या है, बिल्कुल सीधा नहीं रखा हुआ है, कुछ इस तरह से होगा, यानी ग्लास स्लैब की बात हो रही है, तो ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से रखा हुआ है, तभी लाइट रे ऐसे जा रही है और उसके बाद इसकी बेंडिंग हो जा रही है, बेंडिंग के बाद ये फिर सीधा हो जा रही है, इस तरह से ऐसे जा रही है, यहाँ बेंडिंग होगी और फिर यहाँ सीधी हो जा रही है। इस तरह यहाँ से भी जब एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ग्लास स्लैब क्या होगा, बॉक्स के अंदर तिरछा रखा होगा। खैर ये तो एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने बता दी, बाकी आंसर आपका यही है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा है, क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे शिफ्टिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बीम है लाइट की जो कि इंसिडेंट कर रही है थ्रो होल्स ऑन साइड ए, तो साइड ए में बहुत से होल्स हैं जहाँ से एंटर कर रही है और बाहर निकल रही है दूसरे फेस पे जो उसके होल्स हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। तो उस बॉक्स के अंदर क्या होगा, यानी लाइट रे मान लो ये पहली वाली ऐसे एंटर करी, यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे चली गई, इस तरीके से दूसरी वाली भी ऐसे चली गई, ऊपर से जो आ रही थी वो ऐसे चली गई, ठीक है। 10वीं वाली देख लो यहाँ से चली गई, पहली वाली आकर यहाँ चली गई, यानी ये पैरेलल बीम को किसी एक पॉइंट पे जाके मिला रही है, ये इस पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज हैं जो कि मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर आपको दी है 4 डायप्टर और फोकल लेंथ आपको दी है 0.25। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे ऐसे जाती है और यहाँ ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो इसका फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है, यानी f की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो पावर क्या होता है 1/f, यानी पावर भी हमारी पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ अगर हमारी 0.25 है तो पावर क्या होगी, यानी 1/0.25, ये पॉइंट इधर जाके ऊपर लग जाएगा, 25 4 ठीक है। तो इस केस में पावर 4 आएगी, ठीक है। तो पावर हमारी 4 आ रही है, पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी हमारी 0.25 है, पॉजिटिव है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल, तो व्हीकल्स के अंदर जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, तो वो रियर व्यू मिरर क्या होता है, तो एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो उसका यूजेस दिया हुआ है ना, तो वहाँ आपको दिया है कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यानी ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, छोटी बनाता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, इज लेस देन 1। ओके, तो ये हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सारी जो आपको एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में आपको एक एरो बन कर आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट का यानी और भी टाइप की वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।